बस शांत। कल हम लोगों ने क्या निकाल लिया था? आर, एल और सी। ठीक है, समान कला में जब हमारे पास एल था तो आई व वी में जो कलांतर था वो कितने का था? पाई बाई 2 का। कौन आगे था? एल में वी आगे आई से। ठीक, सी में आई व वी के मध्य जो कलांतर था वो कितना था? पाई बाई 2। लेकिन यहाँ पर आई आगे था वी से, या कह सकते हैं वी पीछे आई से। ठीक, अब हमें तीनों को कंबाइंड करना है। क्या करना है? तीनों को कंबाइंड। तो हम लोग पढ़ते हैं श्रेणी LCR परिपथ, सीरीज LCR सर्किट। ठीक, सीरीज LCR का मतलब L, C और R किस में जुड़े होंगे? सब श्रेणी क्रम में। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास L है, फिर हमारे पास C है, फिर हमारे पास R है। इसको एक AC स्रोत से क्या किया गया है? जोड़ा गया है। ठीक, ये हो गया आपका, यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा वो VL होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा वो VC होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा वो R होगा। ये L है, ये C है और ये क्या है? R। अभी तक हम लोग हर बार वोल्टेज को मानते थे और धारा को निकालते थे। अब इस बार उल्टा करना है सिस्टम, करंट को मान के वोल्टेज को निकालना है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही है वो I = I0 sin ओमेगा t है। तो इसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज किस किस तरह बिहेव करेंगे वो हमको जानना है, और हम लोग वो अलग अलग का जान चुके हैं। तो तीनों को कंबाइंड करना है। ठीक, जरा समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि इस दिशा में मेरे पास धारा बह रही है, इस दिशा में। क्लियर है? अगर इस दिशा में धारा है तो हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है उसमें वोल्टेज और धारा किसमें होते हैं? समान कला में। तो मतलब जो प्रतिरोध वाला वोल्टेज होगा यानी कि VR वो इसी दिशा में होगा। होगा कि नहीं? जो L वाला वोल्टेज होता है वो V से, वो I से कितना आगे होता है? 90। तो अगर ये I है तो इससे 90 आगे चलेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, तो यहाँ होगा L वाला वोल्टेज। ठीक, और I से 90 पीछे होता है C वाला वोल्टेज, तो ये है आपका VC। ठीक है, बात समझ में आ रही? बेसिकली हम लोग यहाँ पर हल कर रहे हैं, जैसे हम लोग जानते हैं V का फॉर्मूला होता था V0 sin ओमेगा t, तो VL का फॉर्मूला क्या होगा? V0 L sin ओमेगा t। तो ये सब क्या है? V0 वाले हैं ये सब, अधिकतम मान। यहाँ I0, यहाँ V0 L, यहाँ सॉरी V0 R है, यहाँ पे V0 L। जिस दिशा में भाई V होगा उसी दिशा में क्या होगा? V0 होगा, है ना? और ये हो गया V0 C। क्लियर है? ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, हमें इन तीनों को हल करना है। जैसे मानो कि तुम्हारे पास 3 सदिश हैं, एक सदिश यहाँ A है, एक सदिश यहाँ B है और एक सदिश यहाँ C है। कोई हमसे कहे इनका क्या बताना है? परिणामी सदिश बताना है। भाई हम क्या निकालना चाहते हैं कि ये वोल्टेज V कितना होगा? VT, V टोटल, तीनों में कंबाइंड मिला के कितना आएगा? तो हमारे पास 3 वोल्टेज हैं, VL है, VC है, VR है, तो कंबाइंड कितना होगा? टोटल। तो टोटल का मतलब इन तीनों सदिशों का हमको क्या निकालना है? परिणामी निकालना है। अच्छा, 2 सदिशों का परिणामी हम लोग निकाल लेते थे, ठीक है ना? तीसरे का निकालना, 3 का निकालना है। तो याद करो, 3 सदिशों का परिणामी निकालने के लिए पहले हम किन्हीं 2 को हल करते थे, 2 को हल करके 1 बनाते थे, फिर उस 1 को तीसरे वाले से हल कर लेते थे। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये 2 होते, जैसे मान लो ये होता और ये होता, तो इनका परिणामी इनके बीच से चला जाता। ये होता तो इनका परिणामी इनके बीच से चला जाता। तो अब यहाँ पर हम कंडीशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंडीशन। ठीक, क्योंकि ये और ये दोनों विपरीत हैं। जब सदिश विपरीत होते हैं तो क्या होते हैं? घटते हैं। तो अगर ये बड़ा होगा इससे, अगर ये बड़ा होगा इससे, तो इसमें ये घट जाएगा, और अगर ये बड़ा होगा तो इसमें ये घट जाएगा। तो और देखो, 3 ही तरह की संभावनाएं पाई जाती हैं, या तो ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक, चलिए आते हैं, केस स्टार्ट करते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट, हमने मान लिया कि जो VL है वो बड़ा है किससे? VC से। क्या मान लिया? जो VL है वो बड़ा है किससे? VC से। इसी को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो, V0 L जो था हमारा वो क्या था? I0 XL, याद है?
सूत्र समझ में आ रहा था? अरे बोलो। देखो कल फॉर्मूला जब तुमने लिखा था यहाँ पर तो इस तरह आया था फॉर्मूला, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सएल और फिर यहाँ पर साइन जो भी आगे रहा हो, तो वी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू एक्सएल, ठीक है ना, और वी नॉट सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट एक्स सी। तो आई नॉट दोनों के लिए सेम है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा है इससे, तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्सएल है वो बड़ा है किससे, एक्स सी से। अब यहाँ तुम आई नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ तुम आई नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही चीज़ मिल गई कि नहीं मिल रही? बात समझ में आ रही ना? ये नॉट है लगाया, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर ये बड़ा है इससे, तो जब इन दोनों को हल करेंगे, अगर ये ऊपर वाला मान लो यहाँ 10 है और यहाँ 8 है, तो इनको हल करने पे कितना मिलेगा, 2। कैसे मिलेगा, 10 माइनस 8, और कहाँ की तरफ मिलेगा, ऊपर वाले की तरफ। तो इस कंडीशन में जो हमारा ऊपर वाला टर्म है वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। देखो यहाँ पर आई नॉट अपनी जगह है और वी नॉट आर अपनी जगह है, सही है। और यहाँ पर आ चुका है वी नॉट एल माइनस का वी नॉट सी, सही है ना। हमने मान लिया कि ऊपर वाला बड़ा है, तो जब ऊपर वाले में नीचे वाले घटाएंगे तो जो मिलेगा वो कहाँ की तरफ होगा, ऊपर वाले की तरफ, ठीक। इधर से 10 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन, तो उधर की तरफ 5। अब ये 2 बचे केवल। अब इनका हमको परिणामी निकालना है, तो वो परिणामी इनके बीच से जाएगा, जिसका नाम हमने क्या रखा है, वी टी रखा है। क्या रखा है हमने, वी टी, क्लियर है। तो वी टी जब हम निकालेंगे तो वी टी का ये क्या मिलेगा, अधिकतम वोल्टेज मिलेगा, वी नॉट टी, है ना। अंतर समझ पा रहे हैं ना कि जब v लिखा है और v नॉट लिखा है तो क्या डिफरेंस है। v नॉट का मतलब केवल उसकी अधिकतम वैल्यू, ये वाली वैल्यू, और i का मतलब साथ में कुछ ना कुछ समीकरण भी है, ठीक। देखिए v नॉट t है ये, ठीक। कैसे निकालेंगे, हाँ कैसे निकलेगा बताओ। v नॉट t कैसे निकलेगा, अंडर रूट cos 90 जीरो हो जाएगा, ठीक। दूसरे तरीके से समझना है तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, है ना। ये सामने वाला यहाँ आ जाएगा, पाइथागोरस लगा देंगे, बात वही है, दोनों का कोई वही सेम मतलब है। तो अंडर रूट पहले का स्क्वायर, तो वी नॉट आर का स्क्वायर, फिर दूसरा क्या है हमारे पास, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, इसका स्क्वायर, ठीक है ना। पाइथागोरस में क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, लंब का वर्ग, ये है लंब और ये क्या है, आधार। बात समझ में आ रही है। और अगर उस तरह निकालना सदिश वाले सूत्र, तो जब आगे 2ab cos 90 देखोगे तो cos 90 जीरो हो जाएगा, यही बचेगा, ठीक। चलिए जरा मान रखना शुरू करते हैं। तो वी नॉट टी इज इक्वल टू अंडर रूट वी नॉट आर कितना होगा, आई नॉट इंटू आर, भाई वी बराबर आई आर, तो वी नॉट आर इज इक्वल टू आई नॉट आर, क्या इसका होल स्क्वायर। जरा यहाँ पे आओ, वी नॉट एल है और ये क्या है सी, तो ये हो जाएगा आई नॉट एक्सएल का स्क्वायर और माइनस आई नॉट एक्स सी का स्क्वायर, सही है। चलिए देखिए, तो v नॉट टी इज इक्वल टू, जरा ध्यान से समझेंगे, इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं मैं आई नॉट स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं आई नॉट स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर, सही है। देखना जरा ध्यान से क्या करने वाले हैं। देखो ये लिखा है वी नॉट टी, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, यहां से आई नॉट स्क्वायर और यहां से भी आई नॉट स्क्वायर। अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो यहां पहले वाले में बचेगा केवल आर स्क्वायर और दूसरे वाले में बचेगा एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्स सी स्क्वायर, ठीक। अगर ये आई नॉट स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना बचेगा, आई नॉट बचेगा, और अंदर क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस, एक मिनट यहाँ गड़बड़ हो गई क्या, ये होल स्क्वायर था यहाँ, है ना, एक मिनट, कब कह रहे थे डूबा, होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्चुअली में होल स्क्वायर था, तो वी नॉट एल की जगह लिखा आई नॉट एक्सएल, इसकी जगह लिखा आई नॉट एक्स सी होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक।
आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया प्लस आई नॉट एक्सएल और आई नॉट एक्ससी का होल स्क्वायर। अब देखो जब यहाँ से हम आई नॉट कॉमन लेंगे तो जब ऊपर स्क्वायर लगाए तो किस में बाहर आएगा, स्क्वायर में बाहर आएगा। तो यहाँ से आई नॉट लिया बाहर लेकिन किस में आया, स्क्वायर में, और यहाँ आई नॉट स्क्वायर दोनों कॉमन हो गए। तो यहाँ बचा आर स्क्वायर और यहाँ क्या बचा, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। यहाँ से आई नॉट स्क्वायर से बाहर आई नॉट आ गया और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है, जरा समझना, यहाँ लिखा हो वी नॉट और यहाँ लिखा हो आई नॉट और यहाँ कुछ लिखा हो तो ये समझना ये है वोल्ट, ये है एम्पियर, तो इधर वाले को क्या होना चाहिए, ओम, है ना। V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर ये वोल्ट है, ये एम्पियर है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, ओम होना पड़ेगा, यानी कि कुछ प्रतिरोध टाइप का होना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं जेड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, जेड। जहां जेड हो गया आपका प्रतिबाधा, क्या है ये, इम्पीडेंस। और जेड का सूत्र कितना आया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल हाफ स्क्वायर। ठीक, सर समझना ध्यान से। अब इसके बाद दूसरा वाला ना करूंगा मैं, क्यों, अगर मान लो मैं वी नॉट सी को बड़ा मानता किससे, वी नॉट एल से, तो ये वाला जो सिस्टम था ऊपर जो बना था ये नीचे बन जाता और होता क्या, वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल। तो जहां जहां एल माइनस सी आ रहा है वहां वहां क्या जाता, सी माइनस एल। समझ में आ रही है। अच्छा, हमने इसका वी नॉट टी तो निकाल लिया, ठीक है ना, मतलब जैसे ये था आई नॉट एक्सएल, वो था आई नॉट एक्स सी, और वी नॉट आर क्या था, आई नॉट आर। तो हमें इसका क्या मिल गया, परिमाण मिल गया, मतलब आयाम मिल गया। जैसे समीकरण लिखते हैं तो ये चीज मिल गई, आगे का नहीं मालूम, ठीक है ना। आगे का क्या नहीं मालूम, कि धारा इधर है और परिणामी वोल्टेज इधर है, तो इनके बीच में कलांतर कितना है। तो हम मान लेते हैं कि इनके बीच में जो कलांतर है वो फाई है। कितना है भाई, समीकरण कैसे लिखोगे, वी का समीकरण भी तो लिखना पड़ेगा। समीकरण लिखने के लिए क्या चाहिए तुमको, ये वाली चीज मिल गई, साइन मालूम है, ओमेगा टी मालूम है, लेकिन साथ में क्या लिखना है, प्लस का पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 2, कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो हमने कहा कितना है, फाई। अब मुझे इस फाई का मान निकालना है, तो इस फाई का मान मैं कैसे निकालूंगा, अगर मैं इस वाले त्रिभुज में क्या लगा दूं, tan फाई, क्या लगा दूं, tan फाई। तो tan फाई होता है लंब बटे आधार, तो इस कोण के सामने वाला क्या होगा, लंब, ये वही होगा जो कौन है, ये है। तो लंब कितना है, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, और नीचे क्या है, वी नॉट आर। सही है, मान रखिए जरा, वी नॉट एल का मान आई नॉट एक्सएल, ये आई नॉट एक्स सी, और ये नीचे आई नॉट आर। आई नॉट कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो नीचे ऊपर से कट जाएगा। तो tan फाई यहां से कितना मिलेगा, एक्सएल माइनस एक्स सी बटे आर। क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए परिणामी वोल्टेज वी टी बराबर, तो पहले तो इसका परिमाण लिखा वी नॉट टी, वो कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। फिर लिखा साइन। अच्छा ये बताओ, जो वोल्टेज है वो करंट से आगे है कि पीछे है, हाँ ये है करंट, इससे फाई आगे, नीचे तरफ क्या होता है पीछे, और आगे ऊपर तरफ क्या होता है आगे। तो ओमेगा टी प्लस क्या लिखना पड़ेगा, फाई, ओमेगा टी प्लस फाई, और फाई का मान कहां से आएगा, यहां से आ जाएगा। बस समझ में आ रही है। अच्छा दूसरा केस अगर हम लेते, तो ये जो भाई ये वाला टर्म नीचे होता तो इनका परिणामी ऐसे जाता, तो कोण ऐसे होता, तो जो प्लस का फाई है वो क्या हो जाता, माइनस का फाई हो जाता। जो ये सूत्र है इसमें क्या आता, एक्स सी माइनस एक्सएल बटे आर। जो ये सूत्र है इसमें आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। बात वही है, क्योंकि स्क्वायर लगाया, माइनस का भी आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला। क्या लिखते हैं, मतलब चाहे पहला केस हो चाहे कौन सा केस हो, दूसरा। तो जेड का जो सूत्र है वो हम लोग लिखते हैं आर स्क्वायर अंडर रूट में प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर। डिफरेंस का मतलब ये है कि सिचुएशन बताएगी कि किस में किसको घटाना है। अगर एक्सएल बड़ा होगा तो एक्सएल माइनस एक्स सी करना है, और एक्स सी बड़ा होगा तो एक्स सी माइनस एक्सएल करना है। इसी तरह जो tan फाई है वो क्या हो जाएगा, एक्सएल डिफरेंस एक्स सी बटे आर, मतलब बड़े में से किसको घटाना है, छोटे को। ठीक, बात समझ में आ रही है ना। क्यों भाई, सीधी सी बात है, अगर मान लो ये एक्स सी बड़ा होगा एक्सएल से, तो ये मान किसका आ जाएगा, माइनस का। तो फाई ऑलरेडी किसका आ जाएगा, माइनस का। तो ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। समझ में आ रही है ना। अगर ये बड़ा होगा, अच्छा दूसरी चीज,
इस कंडीशन में जो पहला वाला केस हमने लिया है, ये केस, ये फॉर्मूला हमको क्या बता रहा है, देखो करंट की इक्वेशन तुमने क्या मानी थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज की इक्वेशन आई है ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब कौन आगे है, कौन आगे है, वोल्टेज आगे है, कौन आगे है, वोल्टेज। अच्छा, जब तुम अगर दूसरा केस निकालते तो उसमें फाइव नीचे होता, तो यहां पर सूत्र बनता ओमेगा टी माइनस फाइव, तो करंट है ओमेगा टी पर और वोल्टेज है ओमेगा टी माइनस फाइव पे, तो कौन आगे होता, करंट आगे होती, वोल्टेज कहाँ चला जाता, पीछे चला जाता। तो दो केस तो ये हो गए। अब तीसरी कंडीशन ये कह सकती है कि हो सकता है ये और ये आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक। तो वो इंपॉर्टेंट कंडीशन कहलाती है, क्या कहते हैं उसको, अनुनाद, रेजोनेंस। तो इसको छाप लेंगे आप लोग, तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। अरे यार, ये मार्कर बह रहा है।
हो गया क्या सबका? सबका हो गया? कर जल्दी। दूसरा वाला समझ गए ना? तीसरे पे आए सीधा। सवाल को करते समय आपको अपने आप पता चल जाएगा, जब आप एक्सेल अलग निकालेंगे एक्ससी अलग निकालेंगे तो पता चल ही जाएगा देख के बड़ा कौन है और छोटा कौन है। हाँ, याद ये रखना है कि बड़े जब एल बड़ा होगा सी से तो वोल्टेज कहाँ रहेगा? आगे, और जब सी बड़ा होगा एल से तो पीछे रहेगा, करंट आगे रहेगी। अब तीसरा जो केस आता है, देखिए जेड का फॉर्मूला हमने क्या निकाला है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक, केस नंबर थर्ड, जब V नॉट एल इज इक्वल हो V नॉट सी के, या इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि एक्सएल इक्वल हो एक्स सी के। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस सूत्र में एक्सएल बराबर एक्स सी रख दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, कट जाएंगे ना दोनों अगर बराबर हो गए। अब देखो समझना जरा ध्यान से, जेड का मान है ये, ठीक, क्या है? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का मतलब क्या है? प्रतिरोध। भाई मात्रा कम है तो इसका काम वही है, करंट को रोकना। जरा समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं, एक उदाहरण लेके चल रहे हैं, मान लीजिए आर का मान 10 है, ठीक, एक्सएल का मान 15 है और एक्स सी का मान 10 है। ठीक, अगर मैं इसका मान निकालूंगा तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 15 में से 10 5 गए तो ये हो जाएगा 25, है ना? अरे बोलो, तो ये हो जाएगा रूट 125। कितना निकल के आएगा? लगभग 11 दशमलव कुछ, 11 का वर्ग 121 होता है, समझिएगा। अच्छा, मान लो ये टर्म ना होता, ये दोनों बराबर होकर कट गए होते हैं तो 10 का वर्ग 100 आता, 100 को बाहर निकालते तो कितना आ जाता? 10 आ जाता। अगर मैं कहूँ जेड का मिनिमम मान कब संभव है, जेड का मिनिमम मान कब संभव है, तो वो तब संभव है जब ये टर्म ही ना हो। क्योंकि अगर ये टर्म होगा तो इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना, 2 4 6 8 10, और वो वैल्यू इसमें प्लस हो रही है तो इसको क्या करेगी? बढ़ाएगी। तो जेड मिनिमम कब हो सकता है? जब ये टर्म ना हो, और ये टर्म कब ना होगा? जब एक्सएल बराबर एक्स सी के हो, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब इस कंडीशन में जो हमको जेड मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा? मिनिमम। और जेड मिनिमम होता कितना है? आर स्क्वायर रूट से बाहर आके कितना हो जाएगा? आर। ठीक, ये क्या है? न्यूनतम प्रतिबाधा, और इसको बोलते हैं अनुनाद की स्थिति। अनुनाद की स्थिति। अब जरा समझिएगा, जो आपका वी नॉट था वो था आई नॉट इंटू जेड, ठीक है ना? तो यहां से आई नॉट कितना आएगा? वी नॉट बटे जेड। अब अगर जेड मिनिमम होगा तो फिर आई क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, क्योंकि ये बटे में है ना, उल्टा है दोनों। तो जब यहां पर जेड मिनिमम होगा तो यहां पर आई नॉट कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। जेड मिनिमम की वैल्यू कितनी है? आर, तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी नॉट अपॉन आर। मतलब अनुनाद की स्थिति में जो धारा होती है वो क्या होती है? अधिकतम होती है। जो प्रतिबाधा होती है वो क्या होती है? न्यूनतम होती है। बस समझ में आ रही है? तो सबसे अच्छी करंट, हम लोग हमेशा क्या चाहते हैं? करंट सबसे ज़्यादा हो। तो करंट सबसे ज़्यादा कब होती है? जब अनुनाद की स्थिति आए। ठीक,
क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जो आपका प्रतिबाधा है वो सबसे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है? अब देखिए जरा ध्यान से, सिंस एक्सएल बराबर क्या माना है हमने, एक्सी, एक्सएल का मान होता था ओमेगा इंटू एल, क्या होता था, और एक्स सी का मान था 1/ओमेगा सी, इस ओमेगा को यहाँ, एल को यहाँ, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/एल सी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√एल सी। इसको बोलते हैं क्या, अनुनादी आवृत्ति, लेकिन कौन वाली, कोणीय आवृत्ति। अब अगर हम लोग ओमेगा की जगह क्या लिख दें, 2πf, तो f कितना हो जाएगा, ओमेगा/2π, तो ये आ जाएगा 1/2π√LC। ये क्या है, हमारी अनुनादी आवृत्ति। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इसके नीचे R लगा देते हैं। R का मतलब रेजोनेंस, R का मतलब रेजोनेंस। ठीक, अनुनाद की स्थिति यानी कि रेजोनेंस। क्लियर है? तो दो कंडीशन हो गई इसमें, एक वो बड़ा एक ये छोटा। तीसरी कंडीशन, अच्छा अगर हमारी प्रतिबाधा प्रतिरोध ही बन जाएगी, इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, अर्थात जो परिपथ है हमारा वो इस तरह व्यवहार कर रहा है कि परिपथ में केवल प्रतिरोध है, बाकी कुछ नहीं है। अर्थात परिपथ पूर्ण प्रतिरोधक की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। ठीक, और अगर पूर्ण प्रतिरोधक की तरह व्यवहार करेगा तो प्रतिरोध में वोल्टेज और धारा किसमें होते हैं, एक ही कला में। अर्थात V व I किसमें होंगे, समान कला में। किसमें होंगे, समान कला में होंगे। अरे भाई देखो, तुमने सूत्र अभी पढ़ा था, tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी बटे आर। दोनों बराबर कर दोगे तो यहाँ पे tan phi कितना आ जाएगा, 0। किसकी वैल्यू होती है, 0 की, तो phi भी कितना आ जाएगा, 0। तो जब v का सूत्र लिखोगे V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो ओमेगा टी प्लस फाई कितना हो गया, 0। और यही तो करंट मानी थी तुमने, ओमेगा टी, तो यही क्या आ गया, वोल्टेज। तो दोनों किस में आ जाएंगे, समान कला में। ठीक, इसको भी नोट करिए, सवाल की तरफ भागे हैं। सूत्र सब दिमाग में आ गए हैं, अब सवालों की बारी। देखो वही मैं सोच रहा था कि बच गया हूँ कि कहीं ना कहीं लग गया है, तो देखो यहाँ काम लगा दिया इंक ने, और ये इंक ऐसी है कि छूट नहीं सकती चाहे जो हो जाए। इंक भरने के भी कई नियम होते हैं, नियमों का पालन करना पड़ता है, तो यही होता है। चलो कम से कम सामने नहीं इंक गिरी है। शुरू करें क्वेश्चंस।
हो गया? लिखिए क्वेश्चन, लिखिए 44 मिली हेनरी, 44 मिली हेनरी के एक प्रेरकत्व को 220 वोल्ट 220 वोल्ट व 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती आपूर्ति से जोड़ा गया है। जोड़ा गया है। नंबर 1 लिखिए, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। ठीक, नंबर 1 है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ दिया था। ठीक, क्या ज्ञात करना है? धारा का वर्ग माध्य मूल। देखिए ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले तो एक चीज़ ये समझ लेनी है कि जब मान देता है तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक, जब भी कहे कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज 220, 230, 240, ये हमेशा आरएमएस वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है? आरएमएस। जब तक समीकरण वाली वैल्यू न दे तब तक ये जो वैल्यू देता है संख्या में 220, 230, 240, ये सब क्या है? आरएमएस वैल्यू। ठीक, देखिए जरा समझिएगा। तो आपको उसने दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन मैंने भला कहाँ पढ़ा है, पहला वाला पढ़ दिया कि दूसरा वाला, जरा बताइएगा। 44 मिली हेनरी के एक प्रेरकत्व को 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, यही है ना? हाँ, चलो देखो 44 मिली हेनरी, हेनरी मात्रा किसका होता है? एल का। तो 44 मिली हेनरी, मिली का मतलब होता है 10⁻³ हेनरी, ठीक, को 220 वोल्ट। अब उसने बताया नहीं है 220 वोल्ट क्या है, लेकिन आप अपने मन से समझ लेंगे कि ये क्या है? आरएमएस। और 50 हर्ट्ज जो मात्रक होता है वो एफ का होता है। किसका होता है? एफ का। क्लियर है? हमसे पूछ रहा है क्या, बताइए, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। देखो समझना, आई बराबर होता है V/R। कब? जब प्रतिरोध हो। लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रेरक। तो आर की जगह कौन आ जाएगा? एक्सएल आ जाएगा। ठीक, अब अगर यहाँ पर VRMS होगा तो यहाँ पर IRMS होगा, यहाँ V0 होगा तो यहाँ क्या होगा? I0 होगा। तो हमको यही RMS निकालना है। तो VRMS हमको दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सएल की जगह क्या लिखूंगा? ओमेगा एल। ठीक, ओमेगा की जगह क्या लिखूंगा? 2πFL। अब सब कुछ मान मालूम है, मान रखना शुरू करते हैं। तो IRMS, VRMS कितना है? 220, 2 पाई की वैल्यू 22/7 लिख देते हैं, आराम से कट जाएगा। F का मान 50 और L का मान 44 × 10⁻³ ठीक, देखो 22 से काटा तो 10 बार गया और इस वाले 0 से ये 0 खत्म हो गया। ये 7 कहाँ पहुँच गया? ऊपर। तो IRMS यहाँ हो गया 7, ये 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया, ये हो गया 44 और ये हो गया 10⁻³ -3 को ऊपर ले जाइए। एक 10 से पहले काट दो, 10⁻² बचेगा, ऊपर जाके +2 हो जाएगा और ये 700 हो जाएगा और ये है 44। अब आराम से भाग दे लीजिए 700 में 44 का, कितना हो जाएगा? कितनी बार जाएगा? 4 × 24, 6 बार करते तो कितना जाता? 240 और फिर 4 चौको 24, 240 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार ना जाएगा। कितनी बार? 5 बार। तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22, कितना बचा? 40 बचा। समझो लगाया, 0 बढ़ाया, अब ये 9 बार जाएगा। तो 9 चौको 36 और 9 चौको 36, 4 नहीं, फिर ज़्यादा हो जाएगा क्या? नहीं, तो 4 6 हो जाएगा ना, 9 बार नहीं 8 बार।
8 चौको 32 और 8 चौको 32, 3 तो हो तो जाना चाहिए यार 44। 9 बार में नहीं जा रहा, सही तो है, हाँ सही है, सही 9 बार चला जाएगा। 9 चौको 36 की 6, यहाँ से लगे 3 ना, फिर 9 चौको 36, 3 39, 4 और फिर यही सिस्टम अब चलता रहेगा। तो लगभग कितना आ जाएगा 16 एम्पियर। 15.9 का मतलब 16 एम्पियर, ठीक है ना। नोट करो। तो इस सवाल से हमने 2 चीज़ें समझ ली, क्या कि जब भी V का मान ऐसे देगा तो वो हमेशा RMS होगा, और हर्ट्ज किसका होता है, F के लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बड़े क्वेश्चन देखते हैं। सीट में जितने भी सवाल यहाँ के हैं ये वाले सब करके लाइएगा। 47 हो गए, आ गए हैं सब, और कितने बचे हैं? 119 क्वेश्चन है, लगाओ, क्या दिक्कत है। तो सब छांटे रहो जो नहीं आ रहे हैं। जब हम लोग का विद्युत चुम्बकीय तरंग शुरू होगा इसके बाद, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग में 5-6 क्लासें हैं, अब वो 1 दिन का है, तो उसमें खूब टाइम मिलेगा अपने को। तो पूरा जो है सब सीट वीट सब एक साथ खत्म हो जाएंगी उसमें टाइम। अब देखो यही तो समस्या है, वो 1 दिन का टॉपिक है तो उसमें 5 क्लासें लगी हैं। और उससे पेपर में कभी कभी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, पेपर में कभी कभी उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, आता है तो 1 क्वेश्चन बस, उसके लिए 5 क्लासें लगाए हैं। उसमें है ही का कुछ नहीं, मैक्सवेल के समीकरण पर पढ़ने हैं। ऑप्टिक्स तो अब इसके बाद शुरू होगी ना, तो अभी तो ये पहली किताब चल रही है 12 की, अब इसके बाद दूसरी किताब, फिर ऑप्टिक्स, फिर डुअल नेचर, और उसके बाद फिर आगे चलेगा सिस्टम। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बहुत तेजी से। हाँ लिखिए, एक लैंप जिसमें 15 वोल्ट पर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा सकती है। सुरेंद्र भैया ये मार्कर जो है ले जाइए, इसमें इंक बहुत बह रही है, इसमें ये देखिए, हाँ ये मेरे भी कपड़ों में भी लग गई है, इसको आप चाहे इसे तुम्ही ने भरा होगा। हाँ और कौन भरेगा, ठीक है रुकिए, वो कैमरा लगा है अभी दिखवाते हैं। नालायक मेरा पैंट खराब कर दिया। हाँ 4 बूंदे उसमें, 4 बूंदे फिर रुक दिए। अरे तुम्हें डाला होगा, मैं मान नहीं सकता जो है, हैं? अरे आज डाली है इसने, अभी देखो ताजी इंक है अभी उसमें, तो तुमसे पहले आ गया था ना ये, बस बस क्वेश्चन लिखो, कहाँ तक पहुँचे, कॉमा लगाइए। 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है, फुल स्टॉप। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो, यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो
तो लैंप को जलाने के लिए किस प्रेरकत्व की कुंडली लगानी पड़ेगी? किस प्रेरकत्व की कुंडली लगानी पड़ेगी, मतलब हमको L निकालना है, प्रेरकत्व, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में किसी भी अगर डिवाइस की बात कर रहा है तो ऐसी कोई डिवाइस दुनिया की बनी नहीं है जिसमें प्रतिरोध ना हो, ठीक। तो उसने प्रतिरोध का जिक्र वो करे चाहे ना करे, आपको प्रतिरोध निकालना है। तो देखो प्रतिरोध निकालने के लिए उसने पहली लाइन बताई है, क्या कह रहा है? 15, क्या बताया? शुरू की लाइन पढ़ो जरा। 15 वोल्ट पर, देखो जब V बराबर 15 वोल्ट है तो I बराबर कितना है? 10 एम्पियर। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? R कितना हो जाएगा? V बटे I कितना आ जाएगा? 15 बटे 10 यानी कि 1.5 ओम, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाने पर, तो ये VRMS होगा, ठीक है ना। कितना दिया है? 220 वोल्ट। हम लोग जानते हैं क्या कि VRMS अगर लिखेंगे तो यहां पर IRMS और यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? Z लिखना पड़ेगा, ठीक। अगर I के बारे में कुछ ना बता, जब तक वो कह ना दे प्रश्न में कि ये शिखर मान है, ठीक है ना, पीक वैल्यू है, तब तक नॉट नहीं समझना। क्या समझना है? RMS समझना है। तो Z की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? VRMS बाई IRMS। VRMS कितना है? 220 और IRMS कितना है? 10। 0 से 0 काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 22 ओम। क्लियर है? R मिल गया 1.5 ओम और ये क्या मिल गया? 22 ओम, ठीक है ना। अब देखो हमको L निकालना है, तो L तब मिलेगा जब XL मिलेगा। क्या मिलेगा? XL। अब देखिए Z का आपने सूत्र पढ़ा था अभी, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब मान लो परिपथ में C नहीं है तो ये खत्म, ठीक। तो ये जब खत्म हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा? R² प्लस XL², ठीक। स्क्वायर कर दीजिए तो Z² हो जाएगा R² प्लस XL²। तो यहाँ से XL² कितना हो जाएगा? Z² माइनस R²। तो XL कितना हो जाएगा? √Z² माइनस R², ठीक है ना। XL का फॉर्मूला क्या होता है? 2πfL, ओमेगा L होता है। ओमेगा का फॉर्मूला 2πf × L। Z² माइनस R², तो यहाँ से L कितना हो जाएगा? √Z² माइनस R² बटे 2πf। अब देखो तुमको Z भी मालूम है, R भी मालूम है, F भी मालूम है, 50 दिया है ना, तो रख के क्या निकाल लेना है? मान। Z का मान 22 का स्क्वायर और ये हो गया 1.5 का स्क्वायर, ये हो गया 2π और F कितना है? 50। 22 का स्क्वायर 444, क्यों? पक्का? गड़बड़ ना करा देना। 1.5 का स्क्वायर 2.25 है ना, और ये हो गया 2π और ये हो गया F, ठीक। देखिए आप इसमें 444 में 2 घटा देंगे तो 442 हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है। वो अप्रॉक्सीमेटली कितना है? 444 ही है। तो बाहर निकालने में अंदाजन कितना आ जाएगा? 22 ही आ जाएगा, ठीक है ना। और इस पाई को 22/7 लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट आंसर ही निकालना पड़ता है, ठीक है ना भाई। तुम इसको कर लोगे अगर तो ये 21.9 आ जाएगा। तो 21.9 से कुछ बिगड़ थोड़ा ना जाएगा। तो ये 22 हो गया, ये 2 हो गया, ये 22/7 हो गया, ये क्या हो गया? 50। इस 22 से 22 कट गया, 7 चला गया कहाँ? ऊपर, और नीचे 50 दूनी कितना हो गया? 100 हो गया। तो ये आ जाएगा 0.07 हेनरी, ठीक। अब इसका देखो एक्चुअल मान में देख लेता हूँ कितना आ रहा था। हाँ, तो 0.069 आ रहा है। तो 69 का मतलब 107 होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? स्कोर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 70 मिली हेनरी, ठीक है ना। एक इधर और फिर एक और बढ़ाएंगे तो 70 मिली हेनरी। 10 की घाते -3 क्या लिख लेते हैं? मिली लिख लेते हैं, ठीक। उस तरह में आ रहा है 69.8। तो दोनों क्या हैं? ऑलमोस्ट सेम। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक। इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं कल और इसके भी सवाल लगाते हैं। फिर कल पढ़ेंगे शक्ति का सूत्र और शक्ति गुणांक। क्या हुआ?
बाबा कुछ सीख के आता है काल से यार इनके नहीं पड़ी यार फालतू में दिमाग खराब कर रहे थे ये नहीं तो अब मतलब अपने आगे तो मेरे को सुनता नहीं है मैं तो हमेशा गंवारा चिल्लाता कल मैं कुछ यही करता है और कल हुआ था हमारा भगा जाता है बेटा पता नहीं कहाँ के जल्दी आ रही है सारे सीख है सीख के आ जाना सही धन्यवाद अब वो साथ मुझे आप करने में देखिए वैसे डाल अभी तक तो नहीं डाले ना अब डाले किलो भाई दिन साल का डाले पूरा खाली कर दिए अभी तक तो नहीं डाले बाहर निकाल के डाले यह है जो वही बना तो नहीं लेंगे हाँ जिन्ना चले का और पहन दिया अभी तक नहीं आए इसको डायरेक्ट चलवा स्टार्टिंग में देखो पढ़ाई होना मजाक नहीं करना जिसकी अच्छी भूख लगे ना उसका अच्छी दिमाग गलत है मैं वहाँ जाता था पढ़ाने मैं नहीं कर दिया मैं कहा कल मैं 1:30 बजे तक चल पढ़ता याद बंद करे चल रही देखते हैं बंद बताओ अभी तक बंद कर दी अरे यार 4 से 4 से होते हैं मैं कॉलेज स्टूडेंट
हाँ कहाँ तक हो गया, बात ना करो, टॉपिक बताओ कहाँ तक हो गया। LCR हो गया था, चलिए। क्या पढ़ना है, प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति क्षय पावर लॉस। तो देखिए जो P का सूत्र होता है, आप नॉर्मली जानते हैं P का सूत्र होता है V इंटू आई, लेकिन यहाँ पे सूत्र थोड़ा सा बदला हुआ होता है, VRMS IRMS cos फाई। क्या होता है, VRMS IRMS cos फाई। VRMS क्या है, V का वर्ग माध्य मूल मान, IRMS क्या है, I का वर्ग माध्य मूल मान, और जहाँ cos फाई आपके लिए नया है तो cos फाई को हम लोग बोलते हैं शक्ति गुणांक। क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक क्या होता है, पावर फैक्टर। क्या होता है शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। ठीक, अब जैसे समझिएगा cos फाई, हम लोगों ने कल एक डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम कुछ इस तरह का था। ठीक, समझना, यहाँ पर था हमारा V0 कौन वाला, R वाला, और यहाँ पर था हमारा V0 टोटल वाला। ठीक है, और इस कोण को हमने क्या माना था, फाई माना था। ठीक, इसी त्रिभुज से हमने क्या निकाला था, tan फाई। अब यहीं से क्या निकालेंगे, cos फाई। तो जरा बताओ cos फाई क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये आधार है कितना, V0 R, और वो क्या है, V0 T। अच्छा, V0 R का मान कितना होगा, I0 R, और इसका मान कितना होगा, I0 Z। टोटल में प्रतिरोध कितना होता है, प्रतिबाधा, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। तो यहां से देखिए cos फाई का मान कितना आ जाएगा, R/Z। ठीक, अब ये समझना ध्यान से, अगर हमारे पास LCR परिपथ हो, क्या हो, तो cos फाई का मान हम लोग यहां से क्या बना लेंगे, R अपॉन, और LCR में इतना यार, एक तो ये लोग हल्ला मचा रहे हैं, उठो बाहर निकलने दो इसको, थोड़ा अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। कोई गोली तो मार ना देगा कोई, अच्छा खड़े हो जाओ, आवाज़ देना, जो भी सुन ले, कह देना सर हम लोग पढ़ रहे हैं और इतना शोर हो रहा है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बोलो इतना, देखो फिर क्या कहते हैं। नहीं नीचे से नहीं, यहीं से बोलो। बस यही ये देखो, जब बच्चे टोकेंगे तब शर्म आएगी, समझ रहे हो कि नहीं। हल्ला जब ज़्यादा सुनाई देने लगे तुरंत जाके, सर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक, फिर थोड़ी देर बाद जब लगे कि नहीं, फिर सर अब जैसे कोई बेशर्म है तो उसको एहसास कराना पड़ता है कि तुमको शर्म नहीं है, तो तुमको शर्म आनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो हर 10 मिनट में जाके बोलोगे तो थोड़ी देर बाद अरे हटाओ यार, चलो बंद करो, जाए ये हो जाएगा। 2-4 बार ऐसा होगा, गोली तो मार ना देगा, समझ रहे हो कि नहीं, क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता, कुछ कह भी नहीं सकता। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी नहीं। और जैसे मान लो ये कह दे कि पढ़ना निकल ले, तो कहते ना ठीक है निकल ले, बस इतना बार कहा ले इनसे एक बार, फिर देख लिया जाएगा, समझ लेंगे। इतना बार कह दें कि नहीं हम ना बंद करेंगे, पढ़ना पढ़िए, नहीं भाग जाइए, इतना कहवा लो, फिर आगे बात की जाए। भैया वो स्कूल के टीचर ऐसा बोलते हैं, तो फिर जरा इनको भी समझा जाए। फालतू जगह नहीं बैठे हैं आप, मुख्यमंत्री की योजना है, 2 मिनट में बुद्धि ठिकाने लगा दी जाएगी इन सबकी। अपने आप को कम ना समझिए, ठीक है ना, इस योजना को कम समझिए, बहुत बड़ी योजना है ये। ठीक है, ये सब कुछ नहीं है इसके आगे। आप जो है योजना में बाधा बनेंगे तो आपके साथ बहुत गलत चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है ना, अब यहाँ कोचिंग चल रही है, तुम हुआ मचाए हो जो है जैसे जो है जंगल में चल रहा हो गेम, है कि नहीं, तो ये नहीं करना है। ठीक है, शोर मचे तुरंत जाके टोंक दीजिए कि सर क्या कर रहे हैं, जो शोर मच रहा है। आप जो टीचर हो क्या ऐसा बताइए कर रहे हैं। आदमी जब ना समझ पाए, उनको मालूम है कि यहाँ कोचिंग चल रही है, लेकिन फिर भी वो तो उनके उसका बोध दिला कि टीचर हो के आप जो है ये कर रहे हैं। आप क्लास में पढ़ा रहे हो, हम आके हल्ला मचाने लगे यहाँ, तो कैसा लगेगा आपको। तो हमको भी वैसा ही लग रहा है जैसा आपको लगेगा, तो शांत हो जाइए।
हम लोग के बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम लोग बोलेंगे वहाँ से वो कुछ करेंगे तो हम यहाँ से ज़्यादा बोल देंगे, वो टीचर वाली बात आ जाएगी ना। स्टूडेंट और टीचर का चल सकता है खूब, तो अगर आपको दिक्कत है आप तुरंत बोलिए, पूरा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो LCR में R तो प्रतिरोध है, ठीक, प्रतिबाधा का सूत्र आप पढ़ चुके हैं कल, Z प्लस अंडर रूट में क्या था, सॉरी, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ पर डिफरेंस था, जो बड़ा छोटा होगा उसको समझ लेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके पास केवल LR परिपथ है, कौन सा परिपथ है, मतलब परिपथ में C नहीं है, तो C का टर्म गायब कर दो, तो जो cos फाई है उसका मान कितना आ जाएगा, R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक, जैसे आपके पास CR परिपथ है, मतलब इसमें C और R है, L नहीं है, ठीक है ना, L गायब कर दीजिए, तो cos फाई कितना आ जाएगा, R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। जो तीसरा कॉम्बिनेशन होता है L और C का, वो अपने आप में अलग होता है, वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता, वो LC परिपथ अलग है, उसको अलग से पढ़ना है। जैसे दो दो के कॉम्बिनेशन में LR हुआ CR हुआ, अब एक बचा LC, वो अलग है, वो इस तरह का नहीं है वो, ठीक है, वहाँ दूसरा सिस्टम चलेगा। अच्छा, अब देखिए जरा ध्यान से, हम लोगों ने पढ़ा है क्या, जब परिपथ में केवल क्या हो, L हो, मतलब कौन वाला परिपथ हो, जिसमें कुंडली हो, ठीक, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फाई होता था वो 90 होता था, ठीक, कौन आगे कौन पीछे से मतलब नहीं, लेकिन जो फाई है वो कितना है, 90। अगर फाई 90 है तो जो कॉस फाई है वो कितना हो जाएगा, 0। कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, और अगर इसको मैं यहाँ पे 0 रख दूंगा तो जो P है वो कितना हो जाएगा, 0। मतलब जिस परिपथ में केवल L होता है उस परिपथ में जो शक्ति क्षय है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक इसी तरह जब परिपथ में केवल C हो, तब भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फाई है वो कितना होता है, 90, तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, 0, तो P कितना हो जाएगा, 0। ठीक, और इन दोनों कंडीशन में देखिए जो धारा कहलाती है वो कहलाती है वाटहीन धारा। क्या कहलाती है, वाटहीन धारा, वाटलेस करंट। देखो वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का, ठीक, और शक्ति यहाँ पर कितनी है, 0, मतलब वाटहीन, वाटलेस, वाटे नहीं है, खत्म, पावर क्या है, 0। तो इन दोनों परिपथों में जो करंट होगी वो क्या होगी, वाटलेस करंट होगी, मतलब इन दोनों परिपथों में शक्ति का क्षय नहीं होता एक भी, ठीक ना, कोई भी पावर लॉस नहीं होता। जैसे आप जानते हैं P का सूत्र आपने पहले पढ़ रखा है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, है ना, तो ये कहाँ जब प्रतिरोध होगा तो क्या हो जाएगा, ये शक्ति क्षय हो जाएगा जब R होगा परिपथ में, लेकिन जब केवल L हो, केवल C हो, तो कोई भी शक्ति क्षय नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, क्यों, नोट करिए इतना, फिर आगे बात करें। हाँ हेलो हेलो, हाँ एक वीडियो मैंने बना मतलब वीडियो बन गए हैं सब 20-20 सेकंड के, उनको मर्ज करके एक बना दूंगा, लेकिन ये इतना नॉइज़ हो रहा है इनकी वजह से जो ये खेल खेल रहे हैं यहाँ पे, तो एक देखिए मैंने आपको भेजा है वीडियो, जरा उसको देखिए, समझिए कि उसमें क्या है, क्या दिक्कत है। मेरा नाम अनुज कुमार है। मैंने मुख्यमंत्री अभिनय योजना के अंतर्गत माध्यमिक संचालित कोर्स IIT जेईई में पढ़ता हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है।
हो गया? हो गया सबका? आगे बढ़ें, चलिए। देखिए, एक आपको जानना होता है क्वालिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? विशेषता गुणांक। हेलो, कौन कौन कहाँ से? हाँ, क्वालिटी फैक्टर, विशेषता गुणांक, इसको किससे दिखाते हैं? क्यू से। क्या होता है मालूम है किसी को? देखिए, इसके दो तरह से आप सूत्र बना सकते हैं, या तो L के सिरों पर विभवांतर बटे R के सिरों पर विभवांतर, या C के सिरे पर विभवांतर या R के सिरे पर विभवांतर। मतलब नीचे क्या रहेगा? R पर जो विभवांतर है, ऊपर या तो L पर ले लो या तो C पर ले लो, दोनों में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। देखो कैसे समझते हैं। ये Q है, ठीक है। V नॉट L को क्या लिखेंगे? I नॉट XL, और V नॉट R को क्या लिखेंगे? I नॉट R। ठीक, इधर चलिए, इसको लिखेंगे I नॉट XC, इसको लिखेंगे I नॉट R। I नॉट से I नॉट कैंसिल हो गया। XL की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा L, और ये क्या हो गया? R। XC की अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C, और ये क्या हो गया? R। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अब देखो जरा ध्यान से, क्वालिटी फैक्टर की बात हम तब करते हैं जब कहाँ हो हम लोग? रेजोनेंस में। कहाँ हो? रेजोनेंस में। तो अनुनाद में आप जानते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था, जो ओमेगा का मान होता है वो होता है A/√LC। ठीक है ना? ठीक, सॉरी, ओमेगा का मान रखिए जरा यहाँ पे। तो Q का मान ओमेगा की जगह क्या रखूंगा? 1/√LC। ठीक है, ऊपर L लिखा है और नीचे क्या लिखा है? R लिखा है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? जरा ध्यान से देखना। अगर मुझे इसको लिखना हो तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, जैसे ये L है, इसको अगर मैं रूट के अंदर लिखूंगा तो L² हो जाएगा। नीचे लिखा है LC और अलग से लिखा है 1/R। देखो, एक L से ये L कट जाएगा। ठीक, तो Q का सूत्र आ जाएगा 1/R√L/C। ठीक, इसी तरह यहाँ पर देखो करके देखते हैं, वाला यही मिल जाएगी। तो Q इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा का मान लिखना है 1/√LC। यहाँ पर लिखा है C, यहाँ पर लिखा है R। तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी? ऊपर। तो Q का मान देखो जरा ध्यान से, यहाँ मिल जाएगा √LC और यहाँ मिल जाएगा CR। तो 1 अपॉन R लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे LC और C को अंदर ले जाएंगे तो C² हो जाएगा। तो एक C कट जाएगा, तो 1 अपॉन R√L/C। दोनों ही कंडीशन में फार्मूला वही है। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चलता है?
कि अगर R कम होगा तो Q क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। C कम होगा तो L क्या होगा, सॉरी Q क्या होगा, ज़्यादा होगा, और L ज़्यादा होगा तो Q क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है कि जो अनुनाद वक्र है आपका, रेजोनेंस है वो कितना बढ़िया है, ठीक। जितना ज़्यादा आपका क्या होगा क्वालिटी फैक्टर, उतना बढ़िया क्या होगा रेजोनेंस। खैर आपको उसकी थ्योरी से मतलब नहीं है, आपको किससे मतलब है, हाँ, मतलब इसके फॉर्मूले से न्यूमेरिकल लगाना है। जी बताएं। अच्छा अच्छा, इसकी अगर आवाज़ बंद करनी तो यहाँ से हो जाएगी ना।